नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके लज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान पर भारत ने एयर स्ट्राइक की और आतंकवाद को खत्म करने पूरी तरह खत्म कर दिया एक तरीके से, यानी कि आतंकवाद को लेके जो भारत का सीधा संकल्प था कि हम आतंकवाद को निस्ते-नाबूद कर देंगे, लेकिन ऐसे में अब एयर स्ट्राइक के बाद अब बात आ गई है कि उन पाकिस्तानी समर्थकों की जिनके ऊपर अब मार पड़ेगी कारोबार की, यानी कि अब कारोबारिक स्ट्राइक। तो हम बात करेंगे जैसे कि तुर्की और अजरबैजान की, जो हम बात करेंगे कि तुर्की और अजरबैजान ने जिस तरीके से खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया, और जिस तरीके जब भारत और पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही थी, उस दरमियान तुर्की ने पूरा खुल के समर्थन किया। और कई जगहों आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय सेना ने जो ड्रोनों को निस्ते-नाबूद कर दिया, यानी कि 600-700 जो ड्रोन थे उनको निस्ते-नाबूद किया। उसमें ज़्यादातर ड्रोन जो है वो तुर्की के थे। अब सोचिए ज़रा कि भारत का जो एक संबंध थे तुर्की से, जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने पूरी तरीके से, हर तरीके से जो मदद हो सकती थी वो तुर्की की मदद करी थी उस टाइम पे। और आज ये देखने को मिला, जिसे हम कह सकते हैं कि एहसान फरामोश, तुर्की के लिए शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आज वही हुआ कि तुर्की ने एक आतंकवाद समर्थक पूरे तरीके से देश को समर्थन दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन किया है। इसी को लेके आज पूरे देश में एक जन आक्रोश देखने को मिला। और कारोबार लेवल पे, यानी कि जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी आज दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी किया और एक बड़ी सभा की। उसमें ये संकल्प लिया कि हम अब तुर्की से किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं करेंगे, यानी कि तुर्की या अजरबैजान के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं किया जाएगा। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अभय उपाध्याय जी हैं, जो लगातार इस पे आज दिन भर निगाह बना रहे कि क्या जो कारोबार को लेके जो चल रही थी ये सारी चीज़ें, उस पर हम बात करेंगे अभय जी से। क्या कुछ इस तरीके के जो रिलेशनशिप भारत के रहे हैं तुर्की से, और आज देखिए धीरे धीरे टूरिज्म हो या फिर कारोबार हो या फिर आप देखिए कई यूनिवर्सिटीज़ का भी मामला सामने आया कि उन्होंने भी अपने MOU को रद्द कर दिया। तो क्या इसका इम्पैक्ट देखने को क्या मिलेगा? देखिए, इम्पैक्ट तो ज़रूर इसका महसूस होगा तुर्की को। अब डेटा के लिहाज से देखें तो दोनों में व्यापार बहुत बड़ा नहीं है अभी। तकरीबन $7 बिलियन के आसपास का व्यापार होता है, और इसमें जो व्यापार संतुलन है वो भारत के पक्ष में है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी बनी हैं और जिस तरीके से तुर्की ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उससे ये जो रिएक्शन भारत में हो रहा है ये लाजमी था, इसको होना ही था। अजरबैजान ने भी इसी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया, तो उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा भड़कना ही था। डेटा हो गया जिसमें मैंने बताया कि 6.5 से लेके $7 बिलियन तक का व्यापार होता है। उसमें पिछले साल 3 लाख भारतीय गए थे पर्यटक के तौर पर तुर्की, और 2 लाख के आसपास अजरबैजान गए थे। तो ये लोग, हो सकता है कि सभी के सभी लोग रद्द न करवाएं, लेकिन एक बड़ी तादाद उससे दूर जरूर हट जाएगी। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि एक बहुत बड़े रेवेन्यू से, जो लगातार ये बढ़ रहा था पिछले कुछ सालों में हमने देखा था, उससे महरूम रह जाएगा तुर्की। और तुर्की ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया, दरअसल उसके पीछे 2 वजह थी। एक तो जियोपॉलिटिक्स जो चलती है हमारी, उसमें आप देखिए कि तुर्की एक खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, और अरब वर्ल्ड जो है उनसे बाहर निकलकर एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा समर्थक है, और उसके बाद इंडोनेशिया था। तो ऐसे में तो एक वजह थी कि उसको सपोर्ट करने की, और दूसरी वजह थी जो ड्रोन की इंडस्ट्री है तुर्की की, वो बहुत बड़ी हो गई है अभी। और पिछले 2 दशक से लगातार इस ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम हो रहा था तुर्की में। और हाल के कुछ सालों में जो लड़ाइयाँ हुई हैं कई देशों में, उसमें तुर्की के ड्रोन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान को तुर्की का ड्रोन मिला था, और यूक्रेन ने भी एक बार हमला किया था रूस के ऊपर, तो उसमें ड्रोन जो क्रेमलिन तक पहुंचा था वो भी तुर्की का था। लेकिन ये रूस ने बहुत जल्दी अपने सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर लिया, और ये इनका नाकाम साबित हो गया। और भारत के साथ भी यही हुआ, जो 8 और 9 मई की रात को उन्होंने पाकिस्तान ने ये तुर्की में बने ड्रोन भेजे, तो तादाद तो बहुत ज़्यादा थी,
हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 600 के आसपास ड्रोन थे, और हमने लाइव भी देखा था वो तमाशा, और जिसमें तकरीबन सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया था। हमारी सेना ने सभी गिरा दिए थे। बहुत ही चीप क्वालिटी की थी। तो अब ये आप देखिए 2018 में 65% ड्रोन का जो व्यापार हुआ, जो बेचे गए थे, वो तुर्की के ड्रोन थे। तो उसको उम्मीद थी कि एक बहुत बड़े उस बाजार पर कब्जा कर लेगा, उस पर भी असर आएगा, अभी उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन जहाँ तक व्यापार की बात हो रही थी, तो ट्रेड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सके। जैसे मान लीजिए चीन के साथ व्यापार की बात आती है या अमेरिका के साथ व्यापार की बात आती है। चीन के साथ व्यापार जब डोकलाम हुआ था उसके बाद भी उसके बहिष्कार की बात उठी थी, लेकिन चीन के साथ व्यापार इतना बड़ा है आपका, जिसमें अरबों डॉलर का सामान यहाँ से निर्यात होता है चीन को, और चीन से अरबों डॉलर का सामान आयात होता है, तो उस पर एक बार के नियंत्रण लगाना मुश्किल है किसी भी देश के लिए। लेकिन अजरबैजान को अगर भारत की तरफ से ये भारत का रवैया कायम रहता है, और आम लोगों का भी कि वहाँ के सामान का इस्तेमाल नहीं करना है, मुझको लगता है कि तुर्की पर ये भारी पड़ने वाला है। अभी देखिए मैं देख रहा हूँ कि किसान भी इसमें उतर आए हैं, कि किसान भी अब कारोबार, जैसे सेब की जो खेती को लेके है, अब हिमालयन सेब और हिमालय और क्या कहते हैं तुर्की से भी जो सेब है उसके भी इंपोर्ट के लिए भी कह रहे हैं कि अब इसको बंद करना चाहिए। तो इसके लिए पीयूष गोयल से भी मिले थे आज, काफ़ी जो प्रतिनिधित्व है उनके कर रहे हैं किसानों का। तो अभी इसको कैसे, मतलब अब क्या बाकी उसको इंपोर्ट को रोकेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है दोनों तरफ कैसा रहेगा? देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि ट्रेड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत जितने ट्रेड करता है दुनिया के देशों से, उसका महज 1.5% ही है। ये $7 बिलियन के आसपास का जो आंकड़ा है, वो 1 से 1.5% के बीच में बैठता है। और टर्की के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके यहाँ आयात की जाती है और उसका सब्स्टिट्यूट या तो इंडियन मार्केट में नहीं उपलब्ध हो या दुनिया के और दूसरे देशों में से नहीं मिले जिनसे भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं। जैसे मार्बल है, टर्किश मार्बल की मांग यहाँ पर अच्छी है, लेकिन अगर वो मार्बल नहीं आता है तो हमारी आजीविका पर कोई संकट नहीं आएगा। जैसे भारत की तरफ से एल्यूमिनियम का निर्यात किया जाता है टर्की को, उस एल्यूमिनियम का यूज़ ड्रोन बनाने में होता है। उसी तरीके से कई इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान है और कंपोनेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल सर्किट बनाने में होता है। तो ये सब टर्की में जाता है और वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अब ये चीज़ें टर्की को भी अवेलेबल है दूसरी कंट्रीज के साथ और भारत के पास में। मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों की ट्रेड में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिसका सब्स्टिट्यूट दूसरे के पास उपलब्ध नहीं हो। तो भारत को तो निश्चित तौर पर इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और नुकसान टर्की को इस लिहाज से होगा कि पिछले 2 सालों में वहाँ का इन्फ्लेशन जो है वो 40% के आसपास है। अभी मैं डेटा देख रहा था 37.86%। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत यूं ही इतनी खराब है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन 40% पहुंच जाए तो उसको, मुझको नहीं लगता है कि भारत जैसे देश को या किसी दूसरे देश से अगर उसकी दावत होती है तो उसके खिलाफ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। खुद ही मर रहा है वो। नहीं, अब जैसे अगर हम टूरिज्म या फिल्म सेक्टर की बात करें तो कई फिल्मी डायरेक्टर्स जो हैं जो मूवीज़ बनाते थे तुर्की में या अजरबैजान में, तो उन लोगों ने पूरी तौर पे अभी मतलब ये सोच लिया कि हम किसी भी तरह की कोई शूटिंग नहीं करेंगे। इसका भी क्या एक बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा देखने को? निश्चित तौर पर आप देखिए कि 2 सेगमेंट पहले फिल्में होती थी जो एक एम्बेसडर की तरह काम करती किसी दूसरे देश का। जैसे यश चोपड़ा को जो शोहरत हासिल थी स्विट्जरलैंड में, वो इसी वजह से थी। उनको बहुत बड़ा पुरस्कार भी वहाँ सरकार ने बुला कर दिया था, क्योंकि अपने फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर वहीं किया करते थे। गानों के जो लोकेशंस होती थी वो स्विट्जरलैंड उसके लिए चले जाते थे। सिलसिला मूवी इतनी मशहूर हुई थी, उसकी शूटिंग वहाँ उन्होंने की। चांदनी फिल्म की शूटिंग वहाँ उन्होंने की। तो एक डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था यहाँ के लोगों के लिए। अब हर व्यक्ति जिसके पास थोड़े पैसे होते थे और कोई प्लानिंग होती थी बाहर जाने की, स्विट्जरलैंड के बारे में जरूर सोचता था। वैसे ही फिल्मों के बाद आप देखिए, ये जो ब्लॉगर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने पिछले 4-5 सालों में अजरबैजान को बहुत ही मशहूर एक लोकेशन बना दिया था भारतीयों के लिए। और एकदम से ड्रामेटिक, जिसको आप कह लीजिए, वो नंबर बढ़े थे यहाँ से जाने वाले लोगों के अजरबैजान। जिस अजरबैजान के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ से जब यूएसएसआर संगठित था तो यहाँ से भारतीय छात्र पढ़ने के लिए जाते थे और तब उन इलाकों के बारे में थोड़े बहुत लोगों को जानकारी होती थी। लेकिन अभी यूट्यूब की वजह से, यूट्यूबर्स की वजह से वहाँ के दृश्य जब दिखाए यहाँ पर उन लोगों ने, तो पर्यटक जाने लगे।
एक सस्ता भी डेस्टिनेशन है, 2-4 लाख रुपए में पूरा परिवार वहाँ से घूम के आ सकता है। तो अज़रबैजान में ये संख्या और बढ़ने वाली थी, तो निश्चित तौर पर वहाँ भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि लोकेशंस थी। आज एक फिल्म की शूटिंग भी अज़रबैजान में हुई थी, और तुर्की में भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो ये ऐसी जब शूटिंग्स होती हैं, और उन फिल्मों की देखिए रिपीट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। पहले आप सिनेमा हॉल में जाकर देखते थे, जब यश चोपड़ा के पीरियड की जब मैं बात कर रहा था। अब तो OTT पर हर एक दिन लाखों लोग उसको देख रहे हैं, YouTube पे उसको लाखों लोग देख रहे हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर्यटन भी बढ़ता और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। वो तो निश्चित तौर पर उस पर एक फर्क आएगा, उस पर हिट लगेगा। आज देखिए, हमने देखा कि दिल्ली में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था, और उस प्रोटेस्ट का मतलब जो मांग थी वो ये थी कि जो एम्बेसी है, तुर्की एम्बेसी, उसको भी बंद किया जाए। इस पर अभी कोई स्टेप नहीं लिया गया, हालांकि भारत सरकार ने, लेकिन क्या इस एम्बेसी को बंद किया जा सकता है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कुछ सीमाएं होती हैं, उसमें आप नी जर्क रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। कि अगर किसी देश के साथ अगर आपकी बात नहीं बन रही है, कुछ मतभेद है, या कोई दुश्मन देश है आपका, उसका वो सहयोगी है, इस बिना पर आप उसको नहीं बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता या ऐसा होने लगे तो रूस में जितने यूरोपीय देश हैं सभी के एम्बेसीज बंद हो जाएंगे। और क्योंकि आप देखिए, मतलब देशों के बीच में इतने सारे देश अभी एक दूसरे से उलझे हुए हैं कि अगर एम्बेसीज को, या जहां पर हाई कमीशन की व्यवस्था है, हम बंद करने लगेंगे, तो एक ये क्या होता है, एक विंडो है, आपके देश की एक डिप्लोमेटिक विंडो है दूसरी कंट्री में, जहां आपके संबंध अच्छे हो तो भी, और संबंध अच्छे नहीं हो तो भी, वो बातचीत की एक संभावना उस खिड़की के जरिए हमेशा बनी रहती है। तो मुझको लगता है कि इसके ऊपर और विचार करने की जरूरत है। लोगों की मांग होती है, लोग जब ऐसी परिस्थितियों के सामने आते हैं तो वो भावनात्मक रूप से ज्यादा सोचते हैं। यही भावनाएं लोगों की आहत हो गई जब भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये संग्राम चला 3 दिन का, और अचानक से संघर्ष विराम की घोषणा हो गई। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में बहुत खुशी का माहौल था। पहले उन्होंने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, हम जीत गए हैं, और भारतीयों को लगा कि हम हार गए हैं। तो हार गए युद्ध में नहीं, हार गए इस सेंस में कि भावनाएं इतनी जोरदार थी यहाँ पर, इसमें लोग ये मानकर बैठे थे कि अब हम लड़ाई को एक मुकाम तक लेके जाएंगे जहां POK पर हमारा कब्जा हो जाएगा, या भारतीय सेनाएं पाकिस्तान की सीमा में बहुत ज्यादा घुस जाएंगी। तो इस तरीके से लोग आहत हो गए। तो ये भावनाएं जो है, ये बहुत ज्यादा उबाल पर होती हैं इन परिस्थितियों में, और इन भावनात्मक आधार पर सरकारें फैसला नहीं करती हैं, और करनी भी नहीं चाहिए। चलिए, अब इस पर हम देखेंगे आगे और क्या अहम कदम उठाए जा सकते हैं। आज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत करी। कल हम फिर आपसे कुछ नया डेवलपमेंट पे बात करेंगे। थैंक यू।